हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार दिन कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो अब इस केस में एक चीज ध्यान दो। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर बोला जाए तो तुम्हें बताया था कि लायोफिलिक सॉल्ट्स जो होते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट्स के अंदर तुम्हारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम बहुत हाई होते हैं। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होते हैं तो हम लोगों ने क्या बोला था, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम, ठीक है। डीपी एंड डीएम को डायरेक्ट मिक्स कर दो, तुम्हारा लायोफिलिक सॉल्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अब जो हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोगों ने क्या बोला था, लायोफोबिक सॉल्ट के लिए, लायोफोबिक सॉल्ट के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम कम है, तो इनके लिए क्या बोला था, स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। अब ये स्पेशल मेथड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हम लोग अब पढ़ेंगे दैट इज मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट, ठीक है। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो अब तुमसे अगर बोला जाए, मेथड्स को हम लोग जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन आर कंडेंसेशन मेथड्स, अनदर आर डिस्पर्शन मेथड्स। नेक्स्ट क्या होते हैं तुम्हारे, डिस्पर्शन मेथड्स, ठीक है। तो कंडेंसेशन मेथड्स क्या होते हैं, कंडेंसेशन मेथड्स आर द मेथड इसमें तुम्हारा इनिशियली जो तुम्हारा पार्टिकल साइज है वो तुम्हारा लेस देन कोलॉइडल रेंज है, लेस देन कोलॉइडल रेंज मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से कम है। क्लियर है, आया समझ में। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल्स एग्रीगेट टुगेदर, पार्टिकल्स एग्रीगेट या कंबाइन टुगेदर टू अटेन कोलॉइडल, ठीक है। समझ में आया। इसमें पार्टिकल्स तुम्हारे कंबाइन कर जाएंगे, इनिशियल साइज कम है और पार्टिकल्स कंबाइन करेंगे तो अटेन कोलॉइडल रेंज। क्लियर है कि नहीं क्लियर। नेक्स्ट आते हैं डिस्पर्शन मेथड्स। डिस्पर्शन मेथड्स में क्या है, इनिशियली जो साइज है दैट इज ग्रेटर देन कोलॉइडल रेंज, दैट इज ग्रेटर देन कोलॉइडल रेंज, कोलॉइडल रेंज से ज्यादा है। और अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स, उनका डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन का मतलब तोड़ेंगे उसको, तोड़ेंगे तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स टू अटेन, पार्टिकल्स टू अटेन कोलॉइडल रेंज, ठीक है। तो हम लोग जनरली प्रिपरेशन मेथड्स को दो भाग में पढ़ेंगे, फर्स्ट इज कंडेंसेशन, सेकंड इज डिस्पर्शन। कंडेंसेशन में इनिशियली तुम्हारा लेस देन 1 नैनोमीटर था, तुम्हारा अब इसको एग्रीगेट करेंगे, कंबाइन करेंगे पार्टिकल्स टू अटेन कोलॉइडल रेंज। जबकि डिस्पर्शन में इनिशियल तुम्हारा ग्रेटर देन कोलॉइडल रेंज था, तो अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, डिस्पर्शन करना पड़ेगा टू अटेन कोलॉइडल रेंज, ठीक है। आया समझ में। तो अब इसमें सबसे पहले जो आते हैं दैट इज हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन मेथड्स। तो इसमें सबसे पहले आता है मैकेनिकल डिस्पर्शन। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बताता जाऊंगा, पढ़ा दूंगा सब, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा वो तुम्हें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, वही पूछा जाता है। सबसे पहले मेथड्स मैकेनिकल डिस्पर्शन में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि हम लोग एक रोटेटिंग मिल लिया। रोटेटिंग मिल का मतलब है कि जैसे ये तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, दो पट्टे जैसे तुम्हारे आटे की चक्की होती है, उसको घुमाओ तो ऊपर वाला अलग डायरेक्शन घूमता है, नीचे दो, या गन्ने का जूस जो निकलता है उसमें देखो, एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो एक तुम्हारा हम लोगों ने रोटेटिंग
मिल, मिल मतलब पीसने वाली चक्की, चक्की मिल मतलब चक्की, ठीक है। और इसके बीच में हम लोगों ने क्या रख दिया, पार्टिकल्स। अब डिस्पर्शन से पहले ध्यान दो, जो इनिशियल साइज ऑफ पार्टिकल्स है, जो इनिशियल साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो तुम्हारा ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, ठीक है। अब इसको हम इसके बीच में पीसेंगे, मिल का मतलब क्या, इसको पीसेंगे और पीस के जो साइज आएगा बाद में वो तुम्हारा किस में आ जाएगा, कोलोइडल डायमेंशन, ठीक है। साइमल्टेनियसली हम लोग डीएम सप्लाई करते रहेंगे ताकि डीपी प्लस डीएम का, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया तो लिख लो। इन दिस द इनिशियल पार्टिकल्स ब्रैकेट में साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर are introduced into a rotating mill, are introduced into a rotating mill where it is broken down, where it is broken down to attain colloidal range, to attain colloidal range, ठीक है। अब ध्यान दो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा क्या जाता है, देखो अब मैं बता दे रहा हूं क्या चीज आती है, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना। इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ दिया, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंक्स एंड पेंट्स, ठीक है। तुम्हारा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, ये किसके लिए यूज होता है, तो इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंक्स एंड पेंट्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आता है तुम्हारा, दैट इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड में हम लोगों ने क्या करते हैं कि हम लोगों ने, अच्छा देखो जो मैं पॉइंट स्टार में लगा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्टार नहीं है वो रिलेटिवली नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यूज किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ एयू, एजी, पीटीसीयू, ठीक है, जो तुम्हारे बहुत ही नेटिव मेटल्स होते हैं जो नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल्स की सीरीज में लाई करते हैं उनके सॉल्ट्स के लिए। और इनके साथ एक और ध्यान रखना, पीबी भी होता है, ठीक है। तो तुम्हारे एयू, एजी, पीटीसीयू है तुम्हारे लो रिएक्टिव मेटल्स और साथ में पीबी भी, ध्यान रखो, क्लियर है। तो हम लोग इसमें करते क्या है, ध्यान दो, हम लोगों ने क्या लिया, एक एजी, जैसे मान लो एजी का प्रेसिपिटेट या एजी मेटल को हम लोगों ने क्या किया, एक बात, बात मतलब इसमें एक तुम्हारा डीएम है, डीएम से थोड़ा वाटर है एजी मेटल के सोल्यूशन को, और इसमें हम लोगों ने KOH कैसे ले रखा है, एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट, KOH कैसे ले रखा है, एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। पॉइंट्स जो जो तुम्हें स्टार मार्क कराए जाएंगे वही ध्यान रखना, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक की, एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ध्यान से, जब तुम इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करोगे, जब तुम एक मेटल तुम्हारा इसके अंदर है, इसके अंदर तुमने इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक किया, तो ये जो मेटल है ये क्या होगा, वेपोराइज होगा, वेपोराइज होगा मतलब वेपर्स में जाएगा, वेपर्स बन के बाहर गया। यहां हम लोग क्या लेते हैं साइमल्टेनियसली, इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या लेते हैं, आइस बात, ठीक है, यहां हम लोग क्या रखते हैं, आइस। अब जब ये बाहर जाएगा, यहाँ पे साइड में आएगा, तो यहां टेम्परेचर कम है, यहां टेम्परेचर कम है, तो ये वापस कूल डाउन हो जाएगा, और जब वापस कूल होके, आइस मतलब वाटर, वाटर के साथ मिक्स करेगा तो इट विल अटेन कोलोइडल रेंज। फिर से समझो, हम लोगों ने क्या बोला, इनिशियल जो एजी मेटल था, इनिशियल जो एजी मेटल था वो तुम्हारा क्या था, प्रेसिपिटेट था, सस्पेंशन था ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, उसको हमने इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक किया, इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक किया तो वो वेपराइज हुआ, वेपराइज होने के बाद क्या हुआ, वो साइमेट्रिक साइड में गया, तो यहाँ पे आइस बात है, आइस बात का टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो ये वापस कंडेंस होगा,
कंडेंस होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस केस में जब ये कंडेंस होके वापस आएगा देन इट विल अटेन कोलॉइडल रेंज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो पहले मेथड लिख लो। मेथड क्या है? An electric arc is struck. An electric arc is struck in a metal solution. In a metal solution. Due to which vaporization of metal takes place. Due to which vaporization of metal takes place. Full stop. The vapors when pass above ice bath. And vapors when pass above ice bath condense to attain colloidal range, condense to attain colloidal range। ठीक है, आया समझ में? अब ये तो तुम्हारा मेथड हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखो क्या क्या पूछता है। पहला पॉइंट तो ये किसके लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखो, इसको हम लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड is also known as electric dispersion method या electro dispersion method। Bradix arc method is also known as electro dispersion। ठीक है, तो तुम्हें कई बार इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड अगर मिला है तो इनडायरेक्टली उनसे क्या बोला गया, इट इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दो। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, इनिशियल जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटल वेपराइज हो रहा है। मेटल वेपराइज हो रहा है मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, उसका डिस्पर्शन हो रहा है। क्लियर है? अब जब ये वापस आइस बात के ऊपर से गुजरेगा तो ये वापस कंडेंस होगा, तो मतलब अब इसका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इन ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इन ब्रेडिक्स आर्क मेथड dispersion is followed by condensation। ये ध्यान रखना, इसमें पहले डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन कब हुआ, जब मेटल वेपराइज हुआ, फिर वापस जब कंडेंस हुआ तो उसका क्या होता है, कंडेंसेशन। तो इस केस में तुम्हारा डिस्पर्शन इज फॉलोड बाय। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो ये बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात किसके लिए यूज हुआ, दूसरी बात इसका अलग नाम है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड, और तीसरा इन दिस डिस्पर्शन इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम्हारा आता है पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट तुम्हारा आता है पेप्टाइजेशन, और ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ऑल ओवर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली पेप्टाइजेशन से ही आता है कि पेप्टाइजेशन एक्सप्लेन करो। ठीक है, आया समझ में? ब्रेडिक्स आर्क मेथड सबसे आ सकता है लेकिन बहुत नहीं आता है अलग बनाओ। पेप्टाइजेशन से ऑल ओवर ओवरऑल मेथड इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे एग्जांपल ले लिया कि हम लोगों ने एक FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट लिया। प्रेसिपिटेट मतलब क्या है कि सस्पेंशन है, सस्पेंशन है मतलब 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। तो ये मान लो तुम्हारा FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट है, इसको मैं अलग रंग से बना देता हूँ। ये तुम्हारा मान लो FeOH होल थ्राइस का यहाँ पे प्रेसिपिटेट है। ठीक है, दिस इज FeOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट। अब इसमें हम लोग ऊपर से क्या डालते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। ठीक है, हमने ऊपर से क्या डाला, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला कंटेनिंग कॉमन आयन। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसमें तुम्हारा ये कॉमन आयन प्रेजेंट है, जैसे उसमें Fe3+ है तो उसमें भी Fe3+। अब होगा क्या, अब ध्यान रखो, जब तुम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, मैं यहां बता रहा हूं, जब तुम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा क्या था, प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH होल थ्राइस। कॉमन आयन डालने की वजह से इसके सरफेस पे क्या होंगे, जो कॉमन आयंस हैं, कॉमन आयंस कौन से हैं, Fe3+। इसके सरफेस पे जो कॉमन आयंस हैं वो क्या होना शुरू होंगे, एड्सॉर्ब होना शुरू होंगे।
इसके सरफेस पे जो तुम्हारे कॉमन आयंस हैं वो क्या होना शुरू होंगे, एड्सॉर्ब होना शुरू होंगे। और तुम्हें पता है एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक है मतलब एनर्जी रिलीज होगी, तो मतलब स्पॉन्टेनियस है। अब ये क्या चाहेगा, मोर नंबर ऑफ आयंस इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो। अच्छा, मोर नंबर ऑफ आयंस कब एड्सॉर्ब हो सकते हैं, जब उसका सरफेस एरिया ज्यादा। मोर नंबर ऑफ आयंस कब एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जब उसका सरफेस एरिया ज्यादा। तो ये क्या करता है, इस FeOH होल साइज को क्या कर जाता है, ये जो प्रेसिपिटेट था इसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। अब ब्रेक डाउन होने से तुम्हें बताया था डिवाइजन से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो अगर तुमने ब्रेक डाउन कर दिया तो अब नंबर ऑफ आयंस एड्सॉर्ब क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस एड्सॉर्ब बढ़ गए तो इसके साथ एक और चीज ध्यान दो, क्या होगा, इनिशियल तुम्हारा प्रेसिपिटेट था। प्रेसिपिटेट मतलब सस्पेंशन साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। जब ये ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया मतलब साइज कम हो गया, इट विल अटेन कोलॉइडल डायमेंशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। नाम कहां से पड़ा है, एक एंजाइम पेप्सिन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन्स बाय एंजाइम पेप्सिन, वहां से इसका नाम पड़ा है पेप्टाइजेशन। सिमिलर प्रोसेस वहां यूज होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है तो लिखो। in this process in this process a precipitate containing solution is mixed a precipitate containing solution नहीं, क्या लिखा है, in this process a precipitate containing solution is mixed with a electrolyte containing common ion, is mixed with a electrolyte, small amount of electrolyte is mixed with a small amount of electrolyte। क्यों small amount लिखवा रहा हूं अभी बाद में बताऊंगा। is mixed with a small amount of electrolyte containing common ion, ठीक है, full stop। the common ion of electrolyte gets absorbed, the common ion of the electrolyte gets absorbed on the surface of the precipitate, full stop। Since adsorption is a spontaneous process, hence the precipitate breaks down to favor more adsorption. The precipitate breaks down to favor more adsorption and attains colloidal range। तो ये तुम्हारा यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट था, मतलब सस्पेंशन था, यहाँ ये किसमें आ जाएगा, कोलॉइडल रेंज। ये किसमें आ जाएगा, कोलॉइडल रेंज। तो इसको बना लो पहले, ये तुम्हारा एग्जांपल सहित बना लो, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद लिखो, ये बना लेना फिर इसका लिखना। The term peptidation originated from the digestion of proteins by the enzyme pepsin, full stop। The electrolyte used in this process, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इसमें यूज करेंगे, जैसे इस केस में FeCl3 यूज करना है, the electrolyte used in this process is known as peptizing agent। electrolyte used in this process is known as peptizing agent। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज ध्यान दो, तो पेप्टाइजेशन को मैं फाइनली अगर ये बोलूं कि पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सही है कि गलत,
सही। प्रेसिपिटेट को कोलाइडल में कन्वर्ट करना बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लिख लो, फाइनल डेफिनेशन क्या है, पेप्टाइजेशन is the process of converting peptidation is the process of converting a colloidal solution, sorry, a precipitate into colloidal solution, a precipitate into colloidal solution by addition of small amount of electrolyte, by addition of small amount of electrolyte। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट एक आता है तुम्हारा अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। ठीक है, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन एज सच नॉट इंपॉर्टेंट, लिख लो, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट है। दिस अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सस्पेंशन टू कोलाइडल, इसका डिस्पर्शन का मतलब था। और जब हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से वो डिस्पर्शन करते हैं, दैट इज नोन एज अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। तो लिख लो, when the dispersion of precipitate is brought down, when the dispersion of precipitate is brought down by ultrasonic waves, the dispersion of precipitate is brought down by ultrasonic waves, then it is known as ultrasonic dispersion, then it is known as ultrasonic dispersion। ये किसके लिए एग्जांपल्स लिख लो यूज होता है, तुम्हारा ऑयल्स, मरकरी, मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल सल्फाइड्स। ठीक है, जनरली लेटेस्ट मेथड फॉर, जैसे मेटल ऑक्साइड्स में तुम्हारा पेप्टाइजेशन भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन फिर से ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट एज सच तुम्हारा इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तब भी ज्यादा हो तो एग्जांपल्स ध्यान रखना। ठीक है, जैसे लिख लेना, दिस इज द लेटेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल सल्फाइड सॉल्ट्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे के सारे क्या थे, डिस्पर्शन मेथड्स। ठीक है, अब आता है तुम्हारा कंडेंसेशन मेथड। अब तुम्हारे आएंगे कंडेंसेशन मेथड। तो इसमें हम सबसे पहले, इसमें दो टाइप के आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स मतलब जब किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग उसको कोलाइडल में कन्वर्ट करें, तो दैट इज फिजिकल। और केमिकल मेथड बाय द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फिजिकल मेथड में सबसे पहला आता है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट का एग्जांपल देखो ध्यान से, जैसे अगर तुमसे बोला जाए एक सल्फर है, सल्फर इन अल्कोहल ले रखा है। ठीक है, और ध्यान से देखो, मैंने इसको किसमें मिक्स करा, वाटर में। चीजें ध्यान सुनो, पहली चीज क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फर इन अल्कोहल इज लार्जर देन एज कंपेयर टू वाटर। सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फर है वो अल्कोहल में बहुत लार्जर होती है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या है, अल्कोहल एंड वाटर आर सॉल्युबल, अल्कोहल एंड वाटर आर सॉल्युबल। और तीसरी चीज क्या है, सल्फर इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। या तो इसी पॉइंट में देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर अल्कोहल की बहुत ज्यादा है, इन अल्कोहल इज वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू वाटर। तो देखो वो बहुत, जब तुम इसको मिक्स करोगे तो देखो डीएम डीएम तो मिक्स हो जाएगा, अल्कोहल वाटर के साथ ज्यादा मिक्स हो जाएगा, सल्फर वाटर के साथ उतना ज्यादा मिक्स नहीं होगा। तो ध्यान दो, यहां ये किसमें था, यहां ये किसमें था, ट्रू सोल्यूशन में। ट्रू सोल्यूशन में क्यों था, क्योंकि सल्फर में की अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन जब इसको तुमने इसमें मिक्स किया, जब तुमने इसको इसमें मिक्स किया, तो क्या हुआ कि अब, हाँ एक चीज पॉइंट और, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल अगर देखी जाए,
सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल तुम्हारा वाटर के साथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल वाटर के साथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर। तो जब तुम इसको इसमें मिक्स करोगे तो अल्कोहल अब किसके साथ मिक्स होना प्रेफर करेगा? वाटर के साथ। अल्कोहल अगर वाटर के साथ मिक्स होना प्रेफर करेगा तो ये जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स है बाहर निकलने लगेंगे, क्रिस्टलाइज होने लगेंगे। क्रिस्टलाइज होके ये क्या करेंगे? अब एग्रीगेट बनाएंगे। एग्रीगेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसमें चले जाएंगे? कोलाइडल सोल्यूशन। फिर से ध्यान दो, इनिशियल ट्रू सोल्यूशन था, ट्रू सोल्यूशन था बिकॉज सल्फर वाज सॉल्युबल इन अल्कोहल। अब मैंने इसको किसमें मिक्स कर दिया? वाटर के साथ। तो वाटर के साथ क्या हुआ कि जब तुम सल्फर वाटर में लगभग इनसॉल्युबल है, दूसरी चीज अल्कोहल एंड वाटर सॉल्युबल है, तीसरी चीज अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर से ज्यादा, वाटर में सल्फर से ज्यादा है। क्लियर है? तो जब तुम मिक्स करोगे तो अल्कोहल सल्फर को मिक्स होने की बजाय किसको प्रेफर करेगा? वाटर के साथ मिक्स होना। वाटर के साथ मिक्स होगा तो सल्फर बाहर निकलेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। प्रेसिपिटेट करेगा तो क्या करेगा? अब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में एग्रीगेट बनाने लगेगा और क्या अटेन कर लेगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लिख लो इसमें, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड a true solution, a true solution ब्रैकेट में solute प्लस solvent, ब्रैकेट में solute प्लस solvent is mixed with other solvent in which the first solvent is soluble, in which the first solvent is soluble, but and second solvent but solute is insoluble, in which the first solvent is soluble but solute is insoluble, full stop. The solute will then crystallize out, the solute will then crystallize out and aggregate to form colloidal solution, aggregate to form colloidal solution. ये एग्जांपल लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो, और इंपॉर्टेंट भी सिर्फ एग्जांपल, इंपॉर्टेंट भी सिर्फ ये एग्जांपल है। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन सल्फर इन अल्कोहल एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट का ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है तुम्हारा बाय एक्सेसिव कूलिंग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जैसे इसमें मान लिया आइस इन क्लोरोफॉर्म, ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, जिसमें तुम्हारा ये डिस्पर्स फेज है और ये डिस्पर्शन मीडियम, आइस इन क्लोरोफॉर्म, ये कोलाइडल सोल्यूशन। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन लिया और इसमें वाटर मिक्स कर दिया। आइस ना डायरेक्ट मिक्स करके क्या मिक्स किया? वाटर। और वाटर मिक्स किया और इसको क्या करना शुरू कर दिया? कूल करना शुरू कर दिया। कूल करना शुरू करोगे, अब कूल करने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे? पास पास आएंगे। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, वो पास पास आने लगेंगे। पास पास आएंगे तो वो क्या करेंगे? एग्रीगेट करने लगेंगे, और एग्रीगेट करने लगेंगे तो मतलब उनका साइज बढ़ेगा और एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे दे विल फॉर्म कोलाइडल रिंग्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तो लिख लो, इन दिस the dispersed phase is taken into dispersion medium, the dispersed phase is taken into dispersion medium and cooled, due to which molecules come together to attain colloidal range, ठीक है? नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? अब नेक्स्ट जो तुम्हारे आते हैं दैट आर
नेक्स्ट जो तुम्हारे आएंगे दैट आर केमिकल मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारे कंडेंसेशन में आएंगे दैट आर केमिकल मेथड्स, ठीक है। तो केमिकल मेथड्स में क्या होता है, ध्यान रखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे कि डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन तुम्हारे मेथड क्लासिफाइड है। जैसे डबल डिकम्पोजिशन केमिकल मेथड, इसमें क्या है, जैसे H2O3 को H2S से ट्रीट कराया तो तुम्हारा किसका सॉल्व बना, H2S3 का सॉल्व बन गया प्लस H2O। कैसे मेथड क्लासिफाई करोगे, देखो डबल डिकम्पोजिशन है तुम्हारा, डबल आयन एक्सचेंज हो रहा है। सिमिलरली देखो इस केस में यहाँ Sb S के साथ कंबाइन होकर Sb2H3 बनाया और H इधर आ गया तो ये COH बन गया। देखो ऑक्सीडेशन, SO2 को H2S के साथ ट्रीट किया तो उसने H2S को ऑक्सीडेशन कर दिया, सल्फर प्लस खुद किस में रेड्यूस हो जाए, खुद भी किस में रेड्यूस होगा, सल्फर में, क्लियर है। तो इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ H2S टेक्स प्लेस। सिमिलरली H2S का Br2 के साथ तो ऑक्सीडेशन ऑफ H2S टू सल्फर। सिमिलर रिडक्शन में AuCl3 को SnCl2 के साथ ट्रीट किया तो इसने गोल्ड को किस में रिड्यूस कर दिया, Au+3 से 0 में। और सिमिलरली एक इसी टाइप है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की, ठीक है। तो इसको पहले लिख डालो, अब फिर मैं इसमें बता रहा हूं तुम्हें पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखना। रिएक्शन साइंसेस तुम बना लोगे, इसमें कुछ नहीं, तुम्हारा रिएक्शन लिख के आएगी, पूछेगा कि विच टाइप ऑफ मेथड, तो तुम देख के बता दोगे कि हाँ भाई अगर डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो डबल डिकम्पोजिशन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो है। इसके अलावा तुम्हें क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो मैं सेपरेटली बताता हूँ, इसको पहले लिख डालो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखो, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड is mainly used for preparation of, double decomposition method is mainly used for preparation of sulfide salts. Double decomposition method is mainly used for preparation of sulfide salts. Next point, reduction method. Reduction method is used for, reduction method is used mainly for preparation of metal salts, is used mainly for preparation of metal salts. और एक और चीज जानना, गोल्ड का जो सॉल है, ये सॉल है, यहाँ कौन कौन से सॉल लिख दे रहा हूँ, ये सॉल, ये सॉल, मतलब सॉल मतलब ये कोलॉइड है, ठीक है। यहाँ ये सॉल, ठीक है, ये सॉल, ठीक है। गोल्ड का जो सॉल है मतलब गोल्ड का जो कोलॉइड है, इट इज आल्सो नोन एज पर्पल ऑफ कैशियस, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम है, इसको ध्यान रखना, गोल्ड सॉल इज आल्सो नोन एज पर्पल ऑफ कैशियस, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, hydrolysis is mainly used for, hydrolysis is mainly used for preparation of hydroxide colloids. Hydrolysis is mainly used for preparation of hydroxide colloid. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है।